औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर उस्मान हैदर काज़मी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज बाय डॉक्टर उस्मान काज़मी। आज हम जिस डिज़ीज़ को डिस्कस करेंगे वो है स्कैबीज़। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्कैबीज़ एक आम मर्ज़ है जिसमें ख़ारिश होती है और ये मर्ज़ दुनिया के हर कोने में पाया जाता है। हमारे पाकिस्तान में इसके बहुत से केसेस होते हैं। आज हम इसको डिस्कस करेंगे और इसके बारे में हम आपको इसकी साइन एंड सिम्टम्स बताएंगे, इसकी ट्रीटमेंट, इसकी प्रोग्नोसिस और रेजिस्टेंट केसेस किस तरीके से ट्रीट की जाएं, इंशाल्लाह आपको ये भी बताएंगे। हमारे चैनल पर आने वाले नए दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर हमारी आने वाली नई वीडियो उन तक बर वक्त पहुँच सके और वो अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सकें। तो आइए अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। स्कैबीज़ एक छोटे से कीड़े से होती है जिसको सारकोप्टेस स्कैबीज़ कहते हैं। दुनिया में हर साल 200 मिलियन लोग स्कैबीज़ से मुतासिर होते हैं। ये एक शख्स से दूसरे शख्स में बहुत स्पीड से मुंतकिल होती है। किस तरीके से मुंतकिल होती है? इसका कीड़ा एक शख्स से दूसरे शख्स के जिस्म पर पर्सनल कांटेक्ट से, जो कि 15 से 20 मिनट का हो, उससे मुंतकिल हो जाता है, जिससे दूसरा शख्स स्कैबीज़ से मुतासिर हो सकता है, यानी कि उसको स्कैबीज़ हो जाती है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज़ जैसा कि हॉस्पिटल्स, पागल खाने, डे केयर सेंटर्स और ओल्ड हाउसेस, इनमें भी क्योंकि पर्सनल कांटेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, बेडिंग्स भी शेयर होती हैं, इस वजह से इनमें भी स्कैबीज़ आम तौर पर बहुत पाई जाती है और ज़्यादा तादाद में लोगों को स्कैबीज़ होने की वजह से ट्रीटमेंट में भी बहुत सी हिंड्रेंस आती है। अब आपको इसकी साइन एंड सिम्टम्स बताते हैं। हॉल मार्क ऑफ स्कैबीज़ इज़ इचिंग, यानी कि ख़ारिश। जिस्म पर मरीज़ के बहुत ख़ारिश होती है। बाज़ औक़ात तो ये ख़ारिश इतनी शदीद हो जाती है कि मरीज़ की डेली की रूटीन उससे डिस्टर्ब होती है। ये ख़ारिश बाज़ औक़ात प्रोरेटिक वेसिकल्स, पेप्यूल्स, पस्ट्यूल्स और बोरोज़ में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी शनाख्त आम तौर पर फिजिशियन या स्किन स्पेशलिस्ट ही करते हैं। जिस्म के किन किन जगहों पर ये पाई जाती है वो आपको बताते हैं। आम तौर पर सिर और गर्दन स्पेयर रहती है, लेकिन बच्चों में, बूढ़ों में और इम्यूनो सप्रेस्ड लोगों में ये चेहरे पर भी हो सकती है, सिर पर भी और गर्दन पर भी। लेकिन आम लोगों में गर्दन से नीचे के जिस्म के तमाम हिस्सों पर स्कैबीज़ के असरात होते हैं। ख़ारिश भी शदीद होती है और दाने भी निकलते हैं। इसकी ख़ारिश कहाँ कहाँ पर ज़्यादा होती है? सबसे पहले तो इंटरडिजिटल स्पेसिस ऑफ हैंड एंड फीट, उंगलियों के दरमियान, इन जगहों पर और पाँव की उंगलियों के दरमियान, इस जगह पर यानी कि हाथों की हथेलियों पर, रिस्ट्स पर, आर्म पर और बगलों में। उसके अलावा अम्बलाइकस पर, फीमेल्स में अराउंड एरियोला और मेल्स में एट द शाफ्ट ऑफ पीनस एंड स्क्रोटम। नोडुलर स्कैबीज़ जो होती है वो आम तौर पर नोडुल्स होते हैं रेड कलर के, जो कि मेल्स में एट द शाफ्ट ऑफ पीनस एंड स्क्रोटम पर होते हैं। उसके अलावा एट पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन में होते हैं। अब आपको बताते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। स्कैबीज़ की ट्रीटमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ख़तरनाक बात यह होती है कि स्कैबीज़ के पेशेंट मल्टीपल पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि घर का कोई एक फ़र्द अगर इससे मुतासिर होता है तो ऑल फैमिली मेम्बर्स इससे मुतासिर हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर एक फैमिली मेम्बर का इलाज किया जाए तो बाकी फैमिली मेम्बर्स इस डिज़ीज़ से इन्फेस्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से वो फैमिली मेम्बर भी दोबारा मुतासिर हो जाता है जिसने पहले मेडिसिन यूज़ की है ठीक होने के लिए।
इसलिए कहते हैं कि जब भी एक फैमिली मेम्बर घर का डायग्नोस होता है स्कैबीज़ से, तो तमाम अफराद का एक ही वक्त में इलाज किया जाए ताकि तमाम अफराद ठीक हो जाएं। स्कैबीज़ की ट्रीटमेंट में हमने मल्टीपल चीज़ों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहले ये कि हम जो स्कैबीज़ की माइट्स हैं उनको किल करें, और खारिश डर्माटाइटिस जो हुआ है स्कैबीज़ के माइट्स की वजह से, हम उसको क्योर करें ताकि मरीज़ को खारिश कम से कम हो और खारिश जल्दी ठीक भी हो जाए। उसके अलावा जो जिस्म पर दाने वगैरह निकल आए हैं या कोई करच वगैरह हैं तो वो भी ठीक हो जाए। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम इसका इलाज शुरू करते हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ जो इसकी ट्रीटमेंट में है वो है क्रीम और ऑइंटमेंट की एप्लीकेशन। परमेथ्रिन 5% क्रीम मरीज़ के जिस्म पर लगाई जाती है, जो रात को मरीज़ आमतौर पर लगा लेता है, 8 से 12 घंटे तक जिस्म पर लगी रहती है, और उसके बाद वो उसको सुबह धो लेता है नहाकर। इसके अलावा जो मरीज़ को हम हिदायत देते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर मरीज़ हमारी हिदायत पे अमल नहीं करेगा तो मरीज़ और उसके घर वाले कभी भी ठीक नहीं होंगे। वो ये कि अपने तमाम कपड़ों को अच्छे तरीके से धोएं और उनको बादअज़ां धूप लगाएं, क्योंकि 60 डिग्री सेंटीग्रेड इसके माइट ओवा की किलिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। या एक तरीका ये भी है कि जिन चीज़ों को आप धो नहीं सकते, जैसे रज़ाइयाँ, कंबल या और चीज़ें, तो उनको शॉपर में डालकर एक अलग कमरे में रख दें और 14 दिन वो एयर टाइट बैग में पड़े रहें। उससे भी इसका माइट किल हो जाता है। परमेथ्रिन 5% क्रीम बहुत इफ़ेक्टिव है, सेफ़ है, और इसकी सिंगल एप्लीकेशन आम तौर पर काफ़ी रहती है। अगर किसी मरीज़ या उसकी फैमिली में इसकी अलामात कुछ अरसे में दोबारा ज़ाहिर हों तो हम परमेथ्रिन की डोज़ रिपीट भी कर सकते हैं। लेकिन मरीज़ को और उसके लवाहिकीन को ये समझाना ज़रूरी है कि आपने क्रीम किस तरीके से लगानी है। पूरे जिस्म पर क्रीम लगाएं, सर से लेकर पाँव तक जिस्म का कोई बाल बराबर हिस्सा भी रह ना जाए। जहाँ पर ख़ारिश ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा लगाएं, लेकिन जिस्म का कोई हिस्सा रह ना जाए। इसके अलावा हम ओरल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, जैसा कि आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन एक सेफ़ ड्रग है, बहुत अरसे से इस्तेमाल हो रही है। इसकी सिंगल डोज़ हमें 75% क्योर प्रोवाइड करती है, और अगर डोज़ रिपीट की जाए तो इसके रिज़ल्ट्स 95% होते हैं। आपको ये भी बता दें कि अगर फिज़िशियन को ये ख़तरा हो कि सिंगल एप्लीकेशन से या डबल एप्लीकेशन से भी मरीज़ मेरा ठीक नहीं होगा, तो वो कम्बिनेशन भी यूज़ कर सकता है। आइवरमेक्टिन ओरल दी जा सकती है और उसके साथ परमेथ्रिन क्रीम अप्लाई करवाई जा सकती है। इसके क्योर रेट्स अलोन परमेथ्रिन और अलोन आइवरमेक्टिन से बहुत सुपीरियर हैं। उसके अलावा आइवरमेक्टिन क्रस्टेड स्कैबीज़ में भी बहुत फ़ायदा दे सकती है। क्रस्टेड स्कैबीज़ के बारे में आपको बता दें कि इसमें फाइन स्केल्स होते हैं, जिसमें जो सार्कोप्टेड स्कैबीज़ है वो मिलियंस की तादाद में मौजूद होते हैं। क्रस्टेड स्कैबीज़ बहुत इन्फेक्शियस होती है। इससे मुतासरा शख्स बहुत स्पीड से स्कैबीज़ एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल करता है। इसमें आम तौर पर मरीज़ को ख़ारिश भी कम ही होती है, लेकिन इन्फेक्शस होता है पेशेंट। आइवरमेक्टिन इन पेशेंट्स में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और इसकी डोजेज़ बाज़ औक़ात क्रस्टेड स्कैबीज़ में 2 से 3 मरतबा रिपीट करनी पड़ती हैं।
और उसके साथ ही परमेथ्रिन 5% क्रीम भी जिस्म पर अप्लाई की जाती है। क्लस्ट्रिड स्कैबीज़ का एक इशू और भी है कि इसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टेफ ऑरियस का इन्फेक्शन होता है जिसके लिए बाज़ औक़ात सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और उसके क्रस्ट स्केल्स वगैरह के लिए कैरेटोलाइटिक एजेंट्स वगैरह भी यूज़ करने पड़ते हैं। परसिस्टेंट प्रोरेटिक पोस्ट स्कैबीज़ पैप्यूल्स अगर डिस्टर्ब करें तो उनके लिए इंट्रालियन ट्राईएमसिनोलोल एसीटेट भी इस्तेमाल की जा सकती है और उसके अलावा माइल्ड टू मॉडरेट स्टीरॉयड भी यूज़ हो सकता है। हामला ख़वातीन के बारे में आपको बताते चलें कि अगर हामला ख़वातीन में आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उनको स्कैबीज़ हुई है तो उसकी डायग्नोसिस प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद परमेथ्रिन 5% क्रीम भी लगाई जा सकती है। उसके अलावा क्रोटामिटान भी इस्तेमाल की जा सकती है। परमेथ्रिन बहुत सेफ़ है और इसकी सिंगल एप्लीकेशन भी आम तौर पर हमला ख़वातीन में काफ़ी रहती है। मरीज़ ये कंप्लेन करते हैं कि हमने डॉक्टर की बताई हुई ट्रीटमेंट यूज़ की, लेकिन हम घर वाले तमाम अफराद या घर का एक या दो फ़र्द अभी तक इस डिज़ीज़ से मुतासिर हैं। उनके लिए बताते चलें कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मरीज़ मेडिसिन यूज़ करता है, उससे सारकोप्टिस स्कैबी जो कि इसका एक नन्ना मुन्ना सा कीड़ा है वो तो मर जाता है और दाने भी ठीक होने शुरू हो जाते हैं, मगर ख़ारिश मरीज़ को हफ़्ता 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते तक रहती है, जिसके लिए आम तौर पर डॉक्टर्स कोई एंटीहिस्टामीन्स वगैरह लिख कर देते हैं जिससे वो भी ठीक हो जाती है। लेकिन ट्रीटमेंट फेलियर भी हो सकती है जिसकी मल्टीपल काजेज़ हो सकती हैं। मसलन कि मरीज़ ने क्रीम जिस्म पर सही तरीके से नहीं लगाई जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया था, या घर के कुछ अफराद ने दवा इस्तेमाल की, क्रीम लगाई और बाकी अफराद ने इस्तेमाल नहीं की, या आपने अपने कपड़े सही तरीके से नहीं धोए, या जो रज़ाइयाँ कंबल वगैरह हैं, बेडिंग्स हैं, उनको आपने धूप नहीं लगाई जिसकी वजह से वो जरासीम उन बेडिंग्स में रह गया। आपके जिस्म से तो उस वक्त चला गया लेकिन बाद में उधर से आपको फिर मुंतकिल हो गया। इन तमाम बातों का ख्याल रखें। डॉक्टर साहिबान को चाहिए कि मरीज़ और उनके लवाहिकीन को बात तफसील से समझाएं और अगर पॉसिबल हो तो इन रिटन फॉर्म में उनको लिख दें ताकि वो इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें और इस तकलीफ़ से उनकी जान छूट जाए। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल पर आने वाले नए दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हमारी हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके और आप अपने मेडिकल नॉलेज में इजाफ़ा कर सकें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपका, हमारा और पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।